नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका श्री क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि मैं अनिल कुमार यादव आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से संविधान की क्लासें उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको बताएंगे संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों करना पड़ा, संविधानवाद क्या है, राज व्यवस्था क्या है। इन सारी बातों को हमने आपसे बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, आज हम बिना समय गंवाए हुए अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि संविधान क्या है। संविधान को जानने से पहले मित्रों, सबसे पहले हम चलेंगे कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होता है। तो परिवार से ही क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष कैसा होता है? अगर मान लीजिए बालक कुछ कहता है, पिता उसका विरोध करता है, और परिवार में कोई कुछ करना चाहता है तो उस परिवार का सदस्य उसका विरोध करता है, तो यहाँ संघर्ष उत्पन्न होता है। इसी तरह संघर्ष राज्य से लेकर देश में उत्पन्न होता है। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं कि मारपीट से मतलब है। संघर्ष का मतलब होता है विचारधाराओं का संघर्ष, जहाँ विचारों का तालमेल नहीं होता है। बच्चा कुछ करना चाह रहा है, परिवार उसको कुछ कराना चाह रहा है। इन सारी बातों को संघर्ष के अंदर हम मानते हैं। तो संविधान का निर्माण क्यों किया गया? संविधान कहता है कि ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। तो सबके लिए समान कैसे होगा? मान लीजिए कोई बालक कह रहा है कि हम ये पढ़ाई करेंगे, परिवार का सदस्य उसके पिता कह रहे हैं नहीं, आपको ये नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की समझ को या उसके अंदर की काबिलियत को रोका जा रहा है। तो संविधान यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कुछ भी करना चाह रहा हो, कुछ भी का मतलब सही काम, ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करने चला जाए। अगर कोई चोरी करने का बात कर रहा है तो ये बात नहीं होती। सकारात्मक कार्य होना चाहिए, नकारात्मक कार्य नहीं होना चाहिए। और अगर इसके थोड़ा से और हम पीछे जाएंगे तो हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज था। उन्होंने भी बहुत से विधान बनाए। उस विधान में क्या था? वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना विधान बनाया। उसमें सिर्फ उनका विशेष फायदा था और उनसे किसी दूसरे से फायदे से मतलब नहीं था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद देश से पहले भी भारत में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। हर कबीले का एक राजा होता था। वो राजा अपने हिसाब से कानून बनाता था, अपने हिसाब से सज़ा देता था। इसके बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ अपने स्वार्थ में तमाम तरह के एक्ट लाए जो उनका सिर्फ और सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा विधान बनाएंगे जो सबके लिए बराबर हो। तो उन्होंने किसका निर्माण किया? संविधान का निर्माण किया। संविधान ऐसा है जिसका मतलब होता है सबके लिए समान। तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इसके बाद हम पहुंचते हैं कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद का मतलब होता है एक विचारधारा। अगर किसी विचारधारा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए या कहा जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वाद। वो किसी का वाद हो, संविधानवाद है या कोई और वाद हो, समाजवाद हो, वाद जहाँ शब्द जुड़ जाता है वो एक विचारधारा से संबंधित होता है। और उसके बाद हम आगे आपको बताए थे कि राज व्यवस्था क्या है। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान और संविधानवाद ये दोनों इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम संसद अधिनियम को भी पढ़ते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? राज व्यवस्था बनती है। अब राज व्यवस्था को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए संघर्ष समाज में उत्पन्न होता है, संघर्ष परिवार में उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या गठित होती है? सरकार। सरकार का गठन अति आवश्यक होता है। तो सरकार का गठन होगा तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये
सब क्या करते हैं, ये सरकार के अंग हैं, ये सरकार को चलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, ये हम आपको एक छोटा सा बताए हैं कि इसमें संविधान किसको कहते हैं, संविधानवाद किसको कहते हैं, राज व्यवस्था क्या कहते हैं। अब चूंकि हमारी चर्चा जो है संविधान पे होगी, तो संविधान को जानने के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में क्या है, भाग हैं, अनुसूचियां हैं। तो भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन क्या संविधान में पहले अनुसूची 12 थी? नहीं थी, पहले 8 अनुसूची थी। आज अगर हम देखें भाग की बात करें तो 22 भाग नहीं, 25 भाग हैं। लेकिन वो गिनती के लिए है, लेकिन जो वास्तविक माना जाता है कि 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद की बात होती है, लेकिन कहीं कहीं 412 आपको मिलेंगे, 415 मिलेंगे। वो सिर्फ गणना के लिए है, लेकिन जो परीक्षा के लिहाज से पूछा जाता है उसमें आपको अनुसूची 12 पूछी जाएगी। और अगर भाग की बात होगी तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग की बात होती है। तो मित्रों, अब हम आपको भाग के बारे में बताएंगे, एक एक करके हम पहले आपको पूरा कितने भाग होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद एक एक भाग की चर्चा, एक भाग में कितने अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत नॉलेज हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से भाग में क्या है, अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए। अनुच्छेद जो होते हैं ऐसे विषय जो सिर्फ एक विषय से, मतलब एक विषय से उनका ताल्लुक़ हो, तो उनको एक भाग में रख दिया जाता है। तो अनुच्छेद क्या करते हैं, एक भाग का निर्माण कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाग कितने हैं। पहले हम भाग की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आमुख भाग। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, इसकी चर्चा। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसके क्षेत्र की बात की गई है। संघ का मतलब क्या है, जैसा कि मित्रों आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब जैसे यूनियन ऑफ स्टेट, इसको भी संघ कहा जाता है। एक फेडरेशन होता है जो अमेरिका में यूज होता है, उसका है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है, राज्यों के निर्माण से भारत का निर्माण नहीं हुआ है, भारत ने राज्यों का निर्माण किया है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वो राज्यों को, सभी राज्यों ने सम्मिलित होकर एक स्टेट, एक फेडरेशन, एक संघ का निर्माण किया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो यूनियन ऑफ स्टेट है, यहाँ जितने भी राज्य हैं उनको भारत से अलग होने की शक्ति नहीं है, वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें जितने भी राज्य हैं जब चाहे उस संघ से अलग हो सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आपको संक्षेप में बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरे भाग में देखते हैं क्या मित्र, इसमें क्या है, इसमें नागरिकता है। नागरिकता से तात्पर्य क्या है, यहाँ आपको बताया जाएगा कि नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको किस प्रकार से नागरिकता मिली है, अगर आपकी नागरिकता समाप्त होगी तो किस प्रकार से नागरिकता जाएगी, कितने प्रकार से आपको नागरिकता मिलती है, कितने प्रकार से आपकी नागरिकता जाती है, उन सारी बातों की चर्चा भाग 2 में किया गया है। ठीक है मित्रों, इसके बारे में भी हम आपको संक्षेप क्या विस्तृत में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको संक्षेप में इन सारे भागों को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भाग 3 में पहुंचते हैं, जिसमें है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब मानव जीवन से संबंधित जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बारे में संविधान में वर्णित है, उन सब की चर्चा मौलिक अधिकारों में किया गया है। मौलिक अधिकार ऐसा भाग है जहाँ इसमें सरकार को भी सीमित करता है, यहाँ नागरिक को भी सीमित करता है। इन सारी बातों को चर्चा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको आगे बढ़ते हुए, जब हम एक एक भाग में कितने अनुच्छेद होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, तब वहाँ आपको हम विस्तृत नॉलेज देंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी वहाँ मौलिक अधिकार की बात हो रही थी, वहाँ नागरिकों के अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन भाग 4 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य के अंतर्गत राज्य की जो कार्यपालिका विधायिका है उसका क्या कर्तव्य है नागरिकों के प्रति, राज्य के लोक कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी, इन सारी बातों का चर्चा भाग 4 में होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको संक्षेप में सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के का में क्या है, ये होता है मूल कर्तव्य। अभी हम आपको बताया कि नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या होता है, राज्यों का मौलिक अधिकार, राज्यों का कर्तव्य क्या होता है। अब उसके बाद व्यक्तियों का कर्तव्य क्या है, राज्य के प्रति कर्तव्य क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों का चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 क्या है, भाग 5 संघ है। संघ का मतलब क्या है, जो संघ राज्य उसका दिया है, जिसमें जो होता है संघ का अध्यायवार बदल दिया है। बदल देने का मतलब क्या है, अध्याय 1 में क्या है, संघ की क्या है कार्यपालिका क्या है, संघ के अंतर्गत संसद क्या है, ये संसद क्या है। अध्याय 3 में दिया है कि राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, और भाग अध्याय 4 में दिया है संघ की न्यायपालिका, और अध्याय 5 में दिया है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहने का तात्पर्य है भाग 5 में संघ के बारे में बताया है। संघ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ के अंतर्गत जैसे संसद आता है, संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद महालेखा नियंत्रक परीक्षक। इन सारी बातों को अध्यायवार उसने बांट दिया है। इसमें हम जब संघ की बातें करेंगे, इसमें संसद से लेकर राष्ट्रपति से लेकर महालेखा नियंत्रक परीक्षक से लेकर सबकी चर्चा हम करेंगे। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 में। भाग 6 में, भाग 6 क्या है, भाग 6 राज्य है। इसको भी अध्यायवार बांट दिया गया है। अध्याय 1 में क्या है, राज्य के बारे में बताया है। अध्याय 2 में क्या कहा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया है। अध्याय 3 में राज्य का मतलब राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया है। अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकारों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। तो इन सारे अध्यायों को या भागों को हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम एक भाग की चर्चा करेंगे तो वहाँ आपको विस्तृत वहाँ बताया जाएगा। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब भाग 7 आ गया। भाग 7 क्या है, प्रथम अनुसूची भाग के ख राज्य। अनुसूची प्रथम के ख राज्य, ये ऐसे राज्य हैं जिनको निरसित कर दिया गया है। वहाँ उनको बताया गया है कौन कौन से राज्यों को निरसित किया गया है। अब हम पहुँचते हैं भाग 8 में। भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बारे में विस्तृत नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 9 में क्या है, पंचायत है। यहाँ पंचायतों के बारे में क्या किया वर्णन, पंचायत की क्या शक्तियाँ होती, इन सारी बातों का चर्चा हम मित्रों करेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको संक्षेप में बातें बता रहे हैं। और भाग 9 हो गया। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। एक यहाँ छूट गया है, 9 का खा जो होता है नगर पालिका होती है, सहकारी समितियाँ 9 के खा में है। तो ठीक है मित्रों, क्योंकि वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं ताकि आप आसानी से समझते हुए आगे बढ़ें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।